हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल आई क्यू स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल आई क्यू स्टूडेंट्स पॉइंट पर पॉलिटिकल ऑनर्स मेन कोर्स सब्जेक्ट की क्लासेस चल रही हैं और अभी इंटरनेशनल हिस्ट्री की क्लास चल रही है। सो आज इसकी क्लास फोर्थ है। सो उस पे हम प्री वेस्टफेलियन वेस्टफेलिया का आगे का कंटिन्यू करेंगे। क्लास थर्ड में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ इसके बारे में हाफ, अब हम हाफ कंप्लीट कर लेंगे इसको। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मैंने आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में इंट्रो और जो आगे का थोड़ा बहुत बताया था ना, उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो रियासतें थी अब के टाइम में जो जानी जाती हैं वो कहाँ कहाँ फैली हुई थी। ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक, फ्रांस, जर्मन, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, बेल्जियम, इटली और भी बहुत सारे थे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें नाम है ना मैंने आपको वो बताए थे। ठीक है, सो इंट्रो में मैंने आपको बता दिया था कि ये वॉर कैसे शुरू हुई थी, कहाँ से शुरू हुई थी, कितने साल तक चली थी, ये तो पता ही है आपको। और इसमें क्या क्या हुआ था। अब हम इसके जो हैं, अब हम जो इसमें घटनाएं हुई थी घटनाएं पढ़ेंगे और इसको आज हम फिनिश कर लेंगे। ओके, सो अब हम सबसे पहले इसकी घटनाएं देखते हैं। हम सबसे पहले इसकी घटना देखते हैं कि जब ये 30 वर्षीय युद्ध चला था तो इसमें काफ़ी सारी घटनाएं हुई थी, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें आ गई थी जिसकी वजह से इसको एक समाप्ति के मतलब एक ख़त्म के दौर पे वो चलना हो गया था। तो वो जो घटनाएं आई थी उनको 3 चरणों में बांटा है। सबसे पहला चरण हमारा है कि फर्डिनेंड और क्रिस्टीन से रिलेटेड। ओके, सो इसमें यह है कि जो डेनमार्क के फर्डिनेंड सेकंड थे, उन्होंने प्रोटेस्टेंट जो राज्य थे उनको धमका कर रख रखा था। इन्होंने जो प्रोटेस्टेंट थे उन लोगों को धमका के रख रखा था कि भाई हम ही हैं जो हैं कैथलिक्स थे ये। ठीक है, सो उसके बाद जो इसे ही देखकर क्रिस्टीन 14 ये इन्होंने डेनमार्क के प्रोटेस्टेंट ये शासक थे जो डेनमार्क में प्रोटेस्टेंट थे। अब मैंने आप लोगों को बताया था शुरू में कि जैसे जर्मन इसका एक मेन वो माना जाता है पार्ट कि यहाँ से ही सबसे ज़्यादा कैथलिक्स पाए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी बहुत सारे प्रोटेस्टेंट्स थे, हर जगह पे बटे हुए थे। कैथलिक्स भी प्रोटेस्टेंट भी सब ऐसे हर जगह बटे हुए थे। सो ये यहाँ पर ये डेनमार्क के फर्डिनेंड जो कैथलिक्स थे, वहीं के शासक क्रिस्टीन थे डेनमार्क के, ये प्रोटेस्टेंट के शासक थे और इन्होंने 1625 में होली रोमन साम्राज्य के विरुद्ध में युद्ध कर दिया था। होली रोमन साम्राज्य ये जर्मनी वाला था, कैथलिक्स वाला। कैथलिक्सों ने अपना इस पे बहुत ज़्यादा राज चला रखा था क्योंकि होली वॉर के नाम से मैंने आपको बताया था ना कि इसको द होली वॉर के नाम से भी जाना जाता है कि वो शुरू ही होली रोमन साम्राज्य से हुआ था, इसलिए इसको होली वॉर के नाम से भी जाना जाता है। ओके, सो इन्होंने जो था ये जो होली रोमन साम्राज्य था इसके विरुद्ध एक युद्ध शुरू कर दिया था कि इन्होंने ये जो प्रोटेस्टेंट के जो शासक थे, कौन, क्रिस्टीन 4th। ठीक है, इन्होंने बोला कि भाई हम हमारे लोगों को हक दिलाएंगे, हम इनके खिलाफ लड़ेंगे, अब हम इनको बताएंगे कि देखो हम भी कुछ हैं, हमारी भी वैल्यू है। ठीक है, सो 1625 में होली रोमन साम्राज्य के विरुद्ध युद्ध में ये लोग उतर गए थे। इनके साथ जो सारे आधी दुनिया मतलब जो उस जगह के लोग थे वो सब क्रिस्टीन 4th के साथ उतर गए थे। और उसके बाद ये जो था युद्ध ये फ्रांस और इंग्लैंड में भी इन्होंने मतलब फ्रांस और इंग्लैंड की भी सहायता ली थी, जबकि फ्रांस और इंग्लैंड जो थे वो कैथलिक्स को मानते थे, लेकिन उन्होंने फिर भी प्रोटेस्टेंट्स की मदद करी थी। ओके, फिर भी रोमन साम्राज्य की जो विरुद्ध डेनमार्क ने जो था उन्होंने सहायता करी थी, इसकी बहुत हेल्प करी थी फ्रांस और इंग्लैंड ने कैथलिक्स के विरुद्ध होते हुए भी। ओके, सो उसके बाद फर्डिनेंड ने ये जाहिर होने ही नहीं दिया था कि हमारे पास कितनी शक्ति है। उन्होंने बताया ही नहीं कि हाँ भाई तुम लड़ो, हम हार जाएंगे, उन्होंने ऐसा दिखाया। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि इन्होंने फर्डिनेंड सेकंड ने कि जो कैथलिक्स के थे उन्होंने ये बताया ही नहीं कि हमारे पास कितनी शक्ति है। और जब इन्होंने इसके विरुद्ध युद्ध किया तो ये हार गए। कौन हार गए? क्रिस्टीन 4th जो थे ये हार गए और जो कैथलिक्स में फर्डिनेंड सेकंड थे वो जीत गए। सो उसके बाद ट्रीटी ऑफ लुबेक में हस्ताक्षर किए गए 1629 में और कैथलिक्स और शक्तिशाली हो गए, प्रोटेस्टेंट जो थे वो बिखर गए। फिर इस सब के बाद इन लोगों ने 1629 में ट्रीटी ऑफ लुबेक करी और
इसके बाद जो कैथलिक्स थे वो बहुत जीत गए और प्रोटेस्टेंट जो थे वो बहुत ज़्यादा टूट गए और बिखर गए। ठीक है, अब आपने यहाँ पर देखा कि 1625 में ये शुरू हुआ था और 1629 में इसको एक ट्रीटी के द्वारा ख़त्म किया गया था। अच्छा, अब इन चरणों में जो है ट्रीटीज़ हुई थी, संधियाँ हुई थी, जिनकी वजह से ये जो युद्ध चला था ये ख़त्म हुआ था या फिर आगे बढ़ गया था। ठीक है, सो अब इन्होंने यहाँ पर ये ट्रीटी ऑफ लुबेक के चलते इन्होंने ये यहाँ पे इसको ख़त्म कर दिया और कैथलिक्स जीत गए और प्रोटेस्टेंट्स जो थे वो बिखर गए। ओके, सो अब हम जो दूसरा चरण है वो देखते हैं। ओके, सो अब हम इसका सेकंड स्टेज देखते हैं। सो सेकंड स्टेज में मैंने आपको ये दो पिक्चर्स दिखाई हैं, ये दोनों शासक हैं। अभी किसके शासक है मैं बताती हूँ। स्वीडन में प्रोटेस्टेंट को बचाने के लिए लड़ रहे थे और इन्होंने फ्रांस को भी अपने साथ ले लिया था। ठीक है, जो स्वदेश पहले जो स्वीडन का नाम था वो स्वदेश के नाम से था। और 1631 में, जैसा आपने अभी पीछे देखा, 29 में जो फर्स्ट चरण था वो ख़त्म हुआ ट्रीटी ऑफ लुबेक पर। अब एक साल ड्रॉप होने के बाद इन्होंने 31 में प्रोटेस्टेंट्स को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा फ्रांस को भी अपने करीब कर लिया और बहुत सारे लोगों को कहा कि हमारे साथ आ जाओ। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप जो स्वीडन और फ्रांस ने अपने कमांडर चार्ल्स दिल्ली के नेतृत्व में, चार्ल्स डेली ये हैं जो आप देख सकते हैं शाहरुख खान की पोज में खड़े हुए हैं। ओके, आप देख रहे हो उनका पोज। ठीक है, तो ये चार्ल्स डेली हैं और इनके नेतृत्व में, ये कमांडर चार्ल्स डेली हैं, इनके नेतृत्व में फ्रांस और स्वीडन ने स्वीडन के जो शासक थे, कौन, एडोल्फस, उसकी सहायता की थी। ठीक है, एडोल्फस ये हैं जो ये घोड़े पे बैठे हैं, इनका नाम एडोल्फस है और ये जो है स्वीडन के शासक हैं। और इन्होंने इस बात में इसमें ये बताया है कि जब 1629 में फर्स्ट चरण ट्रीटी ऑफ लुबेक पर ख़त्म हुआ तो उसके बाद 1630 में ड्रॉप करने के बाद, एक साल रुकने के बाद 31 में इन्होंने एक स्वीडन में एक हस्ताक्षर किए और इन्होंने ये बोला कि भाई प्रोटेस्टेंट को बचाओ और हम अपने प्रोटेस्टेंट को बचाने के लिए अपनी तरफ सबको कर लेंगे। ओके, सो इन्होंने फ्रांस को, जर्मन वगैरह जितनी चीज़ें थी उन सबको अपने करीब कर लिया था। जबकि आपने अभी देखा पीछे कि जर्मन और फ्रांस जो थे कैथलिक्स देश ही थे, लेकिन वो फिर भी प्रोटेस्टेंट्स को बचाने के लिए उनकी हेल्प कर रहे थे। सो इन्होंने, स्वीडन और फ्रांस ने अपना कमांडर, ये स्वीडन और फ्रांस का जो कमांडर है चार्ल्स डेली, इनको इनके नेतृत्व में, इनके नज़रिए में, इनमें रख कर उनको जो स्वीडन के शासक थे एडोल्फस, इनकी सहायता करी थी। जाहिर है उनको प्रोटेस्टेंट्स को बचाने के लिए इन लोगों ने आपस में मिलजुल कर इनकी सहायता करी थी। एडोल्फस ने जर्मनी को कब्जे में लेकर होली रोमन साम्राज्य को हरा दिया था। जो एडोल्फस थे इन्होंने जर्मनी को कब्जे में ले लिया और जो होली रोमन साम्राज्य था उसको हरा दिया, कैथलिक्स वाला। ओके, ये होली रोमन साम्राज्य की प्रथम पराजय थी। पूरा 1618 से जो अब तक 1631 हुआ, ये अब तक इनकी सबसे पहली हार थी। किनकी? होली रोमन साम्राज्य की, जर्मनी वालों की। फिर 1632 में एडोल्फस की मृत्यु हो गई। उसके बाद दोबारा वेलेंस्टीन जो थे वो आ गए और प्रोटेस्टेंट जो थे कमज़ोर पड़ गए। ओके, सो उसके बाद ऐसा होता है कि अब इन लोगों ने, जब वेलेंस्टीन दोबारा आ गया था तो उसके बाद इन्होंने सब कुछ बिगड़ गया था, कुछ सही नहीं हो रहा था। वेलेंस्टीन के आने से सब कुछ खत्म हो गया था, बर्बाद हो गया था। तो फिर 1635 में, जब 1632 में एडोल्फस की मृत्यु हो गई थी तो वेलेंस्टीन के आने से ये सब बहुत कमज़ोर पड़ गए थे और 1635 में पीस ऑफ प्रेग्ने के नाम से एक संधि हुई और उसमें 3 शर्तें रखी गई। ओके, सो उसमें 3 शर्तें ये रखी गई थी, जो जर्मनी में प्रोटेस्टेंट्स थे उनकी सिक्योरिटी करी जाए, होली रोमन साम्राज्य की सेना जो है वो प्रोटेस्टेंट्स की सेनाओं के साथ मिलजुल कर रहे, और तीसरा ये था कि जो जर्मन के शासक हैं वो आपस में प्रोटेस्टेंट्स के शासकों के साथ भी अच्छे से रहे। मतलब ये नहीं कि उनको दूर कर दें या उनको नीचा दिखाएं या उनको ये दिखाएं कि भाई हम ही सब कुछ हैं, क्योंकि मैंने आपको वीडियो में बताया था इसके फर्स्ट पार्ट में कि उन लोगों ने ये बताया कि भाई हम ही हैं, सब कुछ है, हमें ही मानो, हम ही सब कुछ हैं। ठीक है ना। सो उसके बाद इसमें अब आया थर्ड स्टेज में ये हुआ कि जब फ्रांस ने हस्तक्षेप कर लिया था, पीस ऑफ प्रेग्ने जब
उस पर हस्तक्षेप हुआ था, तो उसकी वजह से एक चिंगारी उठी थी और इस संधि की वजह से होली रोमन साम्राज्य बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गया था, क्योंकि वेलेंस्टीन ने ये जो मरा था एडोल्फस 1632 में, उसके बाद वेलेंस्टीन ये जो है ये तीनों इस पर संधि पर 3 शर्तें रख कर गया था, जो मैंने अभी आपको बताई कि जर्मन के लोग सेनाओं के साथ, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे और तीसरी बात उनको सुरक्षा प्रदान करेंगे। ठीक है, सो इसके बाद वेलेंस्टीन आया और उसने इन सब शर्तों को नहीं ध्यान में रखा और इसकी वजह से इसी ट्रीटी का फ़ायदा उठाते हुए जर्मनी वाले और ज़्यादा शक्तिशाली हो गए। उसके बाद जब ये लोग शक्तिशाली हो गए तो फ्रांस जो है ये सहन नहीं कर पाया और 36 में फ्रांस ने जर्मनी पर आक्रमण करा और पहली बार फ्रांस एक अधिकाधिक रूप में इस युद्ध में सम्मिलित हुआ था, कि एक सिर्फ फ्रांस ने ही जर्मन पर आक्रमण किया था। कब? 1636 में। इसके साथ स्वीडन दोबारा फ्रांस के साथ युद्ध में सम्मिलित हुआ और स्वीडन और दूसरी तरफ जर्मन और उसके साथ कैथोलिक सदस्य भी सम्मिलित हो गए थे। ठीक है, उसके बाद अब आपने ये देखा कि जब फ्रांस ने जर्मनी पर आक्रमण किया तो जो स्वीडन था वो और उसकी तरफ जर्मनी भी, उसके वहाँ के जो थोड़े बहुत कैथोलिक्स थे वो इनके साथ शामिल हो गए थे। फिर आप अब ये मैंने 1637 लिखा है, फर्डिनेंड 1637 में मर गया। 1637 में इसके मरने के बाद जो ये सब समझौते हुए थे ना, इन सब की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स हो गई थी, कठिनाइयाँ आ गई थी, चीज़ें सुलझ भी रही थी लेकिन उलझ भी बहुत ज़्यादा रही थी। सो इसके जो ये घटनाएं थी, ये तीनों चरण इसमें ये सब बढ़ गए थे। इसके बाद आप लोगों को इसमें, जैसे मैंने आपको अभी पिछली वीडियो में बताया ना, उस सब में वो सब लिखकर, ये सब लिखकर पूरा कंबाइन आपको नोट्स बनाने हैं। ओके, सो अभी इन सब में जो मैंने आपके जैसे फर्डिनेंड बताया, चार्ल्स डेली बताए, एडोल्फस बताए, इन सब के नाम आपको याद रखने हद से ज़्यादा ज़रूरी हैं। आप सब इनके नाम बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि इनके नाम के बेस पर ही ये पूरी कहानी, पूरी जो इनका वर्ष ये युद्ध हुआ था 30 वर्ष का, ये इस पर डिपेंड करता है। ओके, सो अब आप लोगों ने ये पूरा देख लिया कि ये सारा ये अब हो गया सारा। अब हम इसका कंक्लूजन देखेंगे। सो इसमें आप लोगों ने सब पीछे का याद करो। एक तरीके से मैं आपको अब कंक्लूजन में सारा रिवाइज करवाती हूँ। आप लोगों को शुरू में बताया मैंने 1618 में, ओके 1618 में ये वॉर शुरू हुई और 1648 में इसको ख़त्म करा गया। ये कैथलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स के बीच में हुई थी और ये एक धार्मिक युद्ध था, मतलब एक रिलीजन वॉर थी कि कैथलिक्स अपने आप को ज़्यादा मानते थे और कहते थे कि प्रोटेस्टेंट कुछ भी नहीं है भाई, हमारे को मानो, हमें पूजो, हम ही तुम्हारा सब कुछ करेंगे, अच्छा तुम्हें हम ही बनाएंगे। ओके, सो उसके बाद आगे का और मैंने आपको बताया था कि ये जो था, ये बोहेमिया के जो राजसिन्हा पर वैलेंटीन थे, उनके इलेक्टर फ्रेडरिक के दावे से हुई थी शुरू। उन्होंने ही इसको, जो बोहेमिया जगह है वहाँ के जो इलेक्टर फ्रेडरिक थे उनके दावे से ये वॉर शुरू हुई थी और ये एक रिलीजन वॉर थी, तो ज़्यादा इस पर इतना मतलब ज़्यादा हादसे वगैरह नहीं होते थे। धीरे धीरे ये आगे चलकर इसने एक पॉलिटिकल रूप लिया था, राजनीतिक रूप लिया था कि अब भाई कैथलिक्स को भी अपना फ़ायदा दिखने लगा था ना उसमें। सो वो लोग ये बोलते थे कि हम ही आगे इसको बढ़ाएंगे और आगे तक इसको हम ही रखेंगे। सो वो अपना फ़ायदा देखते थे, उससे वो अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, पैसा कमाने के लिए ये सब चीज़ों का फ़ायदा देखने लगे थे। इसलिए वो एक पॉलिटिकल वॉर भी बन गया था रिलीजन वॉर के साथ साथ। उसमें मैंने आपको शुरू में ये जर्मनी का भी थोड़ा बहुत बताया था कि जर्मनी के थोड़े थोड़े देशों में जहाँ पर ये कैथलिक्स और ये प्रोटेस्टेंट वगैरह थे, ये सब बताया था। ओके, सो इन सब में इस सब का ये निष्कर्ष निकला कि 1648 में ये वॉर ख़त्म हो गई और ये इस वॉर के ख़त्म होने के बाद इसको कभी ना इसको उभारा गया, ना इसके बारे में बात की गई। लेकिन ये जो पूरा वॉर चला था, आपने इसमें देखा कि कितने ज़्यादा चीज़ों के नुकसान हुए, कितने लोग मरे, कितनी वॉर्स हुई, कितने शासकों ने कितने अपना योगदान दिया, कुछों ने अपना फ़ायदा देखा, कुछों ने लोगों का फ़ायदा देखा। उस वजह से ये सब चीज़ें 30 वर्ष तक चलती रहीं। अगर सब अपना फ़ायदा ना देखकर ये देखते कि इक्वालिटी करी जाए कि हाँ जी ये भी इक्वल है, वो भी इक्वल है, सो ये वॉर इतने टाइम तक नहीं चलती। ओके, सो आज का ये जो प्री वेस्टफेलिया वाला टॉपिक था हमारा यहीं ख़त्म होता है। आप इसके नोट्स बना लो
पिछली वाली वीडियो क्लास 3rd और क्लास 4th के मिलाकर नोट्स बनेंगे, क्योंकि दोनों एक ही टॉपिक है। सो नेक्स्ट क्लास हमारी 5 नवंबर थर्सडे को होगी और उसमें पोस्ट वेस्टफेलिया हमारा टॉपिक है। ओके, सो आप लोगों को याद होगा कि मैंने इसका जब सिलेबस डिस्कस किया था तो मैंने आप लोगों को इस सब के बारे में बताया था, कौन किस चीज़ में क्या है क्या नहीं है। आई होप आप लोगों को प्री वेस्टफेलिया की जो 30 ईयर की वॉर है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इनके जो ये शासक हैं, ये फिलोसफर्स वगैरह हैं, इन सब के नाम याद रखना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इनकी जगहें जो हैं ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो आपको इस क्लास से लेकर या इससे पहली वाली क्लास को लेकर कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी फिलोसफर या कुछ समझ में नहीं आया हो, सो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।